नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज यह उच्चतम न्यायालय का 5वां और अंतिम क्लास है, जिसमें हम लोग उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 131 से लेकर 142-43 तक डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो में अंत तक बने रहें एकदम बढ़िया से समझने के लिए। दोस्तों, आज क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता या क्षेत्राधिकार, यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, पहला जो आता है उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, वह है प्रारंभिक या मूल अधिकारिता, जिसे कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। पहला होता है मूल अधिकारिता या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दोस्तों, होता क्या है मूल अधिकारिता या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार? दोस्तों, ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय करता हो, यानी कि दोस्तों प्रारंभिक या मूल अधिकारिता वाले मामले ऐसे होते हैं जिनकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय करता हो, वह होते प्रारंभिक या मूल अधिकारिता। एक बार फिर से, जिसकी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय करता हो उसे हम लोग कहते हैं मूल अधिकारिता। दोस्तों, मूल अधिकारिता का वर्णन अनुच्छेद 131 में किया गया है। मूल अधिकारिता अनुच्छेद 131 में मूल अधिकारिता का वर्णन है, यानी कि दोस्तों मूल अधिकारिता के बारे में अनुच्छेद 131 में बताया गया है। दोस्तों, पहला मूल अधिकारिता है भारत सरकार एवं किसी अन्य सरकार के बीच विवाद, किसी राज्य सरकार। दोस्तों, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के बीच का विवाद, जैसे कि केंद्र में केंद्र सरकार हो और राज्य में राज्य सरकार, इन दोनों में किसी बात को लेकर विवाद हो, इसे कहते हैं मूल अधिकारिता। इसे निपटाने का कार्य करता है उच्चतम न्यायालय। यानी दोस्तों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का विवाद होता है मूल अधिकारिता। फिर दूसरा है भारत सरकार एवं राज्य सरकार का किसी अन्य राज्य सरकार के साथ के बीच विवाद। दोस्तों, एक तरफ केंद्र सरकार हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, सीजी कहते हैं, एक तरफ एक कोई स्टेट गवर्नमेंट हो, इन दोनों का विवाद किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट से हो, यानी कि इन दोनों के विवाद क्या हो, किसी अन्य स्टेट गवर्नमेंट से हो, ये भी होता है मूल अधिकारिता। यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र सरकार तो एक ही है, केंद्र सरकार के साथ कोई राज्य सरकार हो, इन दोनों का विवाद किसी मामलों पर, किसी एक मामले पर किसी अन्य राज्य के साथ हो, यह भी आता है मूल अधिकारिता में। दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच विवाद। दोस्तों, केंद्र सरकार भी ना रहे, क्या हो, राज्य सरकारों के बीच दो या दो से अधिक या दो लोगों के बीच क्या हो, विवाद हो। मान लो एक ए है, एक ए है, ये दो राज्य सरकारें हैं, इनके बीच का विवाद या इनसे अधिक हो जाए, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच का जो विवाद होगा वह भी होता है मूल अधिकारिता। तो पहला है केंद्र और राज्य के बीच का विवाद, यह होता है मूल अधिकारिता। दूसरा है केंद्र एवं राज्य का किसी अन्य राज्य के साथ विवाद। फिर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच का विवाद, यह भी होता है मूल अधिकारिता। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 में किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 262, दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों में यह अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 262। इसमें यह कहता है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि संसद विधि बनाकर अंतरराज्यीय जल विवादों को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर सकता है। दोस्तों, दो राज्यों के बीच जल विवाद होता ना, जैसे यूपी का मध्य प्रदेश से हो गया या मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ से हो गया, यानी कि नदियों के बीच इस नदी का पानी कितना परसेंट कौन सा राज्य करेगा, इस नदी का पानी कितना परसेंट कौन सा राज्य करेगा। अगर ऐसा भी विवाद है, यानी कि जल का लेकर
पानी से लेकर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो। इस पर अनुच्छेद 262 कहता है कि संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि संसद विधि बनाकर अंतरराज्यीय का मतलब कि राज्यों के बीच जल विवादों को उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर सकता है। यह अनुच्छेद 262 कहता है कि दोस्तों जल विवादों को जो समाधान है, जैसे कि जल विवादों का समाधान उच्चतम न्यायालय करता है, लेकिन अनुच्छेद 262 कहता है कि संसद विधि बनाकर ये जो जल विवाद का मामला है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता से बाहर कर सकता है कि इसका सुनवाई उच्चतम न्यायालय नहीं करेगा, इसके निपटारा संसद करेगी, ऐसा भी कर सकता है। यानी कि दोस्तों संसद से या सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 262 के तहत संसद अंतरराज्य यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच जल विवादों की सुनवाई को छीन सकता है कि आप इसके सुनवाई नहीं करेंगे, इसकी सुनवाई हम करेंगे या किसी और को सौंप सकता है अनुच्छेद 262 के तहत। यह था दोस्तों प्रारंभिक अधिकारिता। दोस्तों ये भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 72 के तहत 71 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधित चुनाव संबंधी विवादों को भी सुनता है। जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी चुनाव होते हैं, इनकी विवादों संबंधी सुनवाई केवल उच्चतम न्यायालय करता है। यह भी पूछ सकता है कि यह प्रारंभिक अधिकारिता है कि नहीं। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संबंधी चुनाव संबंधी विवादों को भी सुनता है। वह भी आता प्रारंभिक अधिकारिता। फिर आता दोस्तों अपीलीय अधिकारिता। दूसरी अधिकारिता है, पहला है प्रारंभिक अधिकारिता और दूसरा है अपीलीय अधिकारिता। हम लोग दोस्तों प्रारंभिक अधिकारिता को समझ चुके हैं, अब लोग समझते हैं अपीलीय अधिकारिता क्या होता है। दोस्तों अपीलीय अधिकारिता का जो उल्लेख है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 132 से लेकर 136 तक किया गया है कि किस प्रकार से कहां पर अपील किया जाएगा। तो पहला हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 132 क्या कहता है। अनुच्छेद 132 दोस्तों अनुच्छेद 132 कहता है कि संविधान की व्याख्या। दोस्तों संविधान संबंधी कोई मामला हो जाए कि संविधान की व्याख्या करता है कि नहीं करता है, इस संबंधी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है कि उच्चतम न्यायालय इसकी व्याख्या करे कि संविधान के अंतर्गत आता है कि नहीं। फिर है दीवानी, सिविल तथा फौजदारी क्रिमिनल मामलों में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। दोस्तों दीवानी मामला वह होता है जिसमें घरेलू संबंधी मामलों जैसे तलाक का हो गया, विवाह का हो गया, इन संबंधित जो मामले हैं, जो घरेलू मामले होते हैं, इसे कहते हैं दीवानी मामले। दूसरा होता है फौजदारी मामले। फौजदारी मारपीट, जमीन संबंधी विवाद, जो अन्य विवाद हो उसे कहते हैं क्रिमिनल मामले। पहला होता है दीवानी और दूसरा होता है फौजदारी। फौजदारी कहते हैं क्रिमिनल मामले और दीवानी कहते हैं सिविल मामले में उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी अनुच्छेद 132 से कहता है कि संविधान के व्याख्या संबंधी मामला किया जाए कि संविधान इसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है। तो जो संविधान का व्याख्याता है वह उच्चतम न्यायालय है। तो उच्चतम न्यायालय क्या करेगा, संविधान की व्याख्या करेगा। संविधान की व्याख्या संबंधी मामले को हम लोग उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं अनुच्छेद 132 के तहत। दीवानी मामले को भी हम लोग उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं 132 के तहत। फौजदारी मामलों को भी हम लोग दोस्तों अनुच्छेद 132 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यह है अपीली अधिकारिता। पहला 132 में क्या, संविधान की व्याख्या, दीवानी मामले तथा फौजदारी मामलों को संबंधी अपील की जा सकती है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 133। दोस्तों अनुच्छेद 132 अभी हम लोगों ने देखा, उसमें कहा गया था कि संविधान की व्याख्या संबंधी, दीवानी मामले और फौजदारी मामले संबंधी अपील उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है।
अनुच्छेद 133 कहता है कि उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी मामलों में दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। दोस्तों, अनुच्छेद 133 यही कहता है कि दीवानी मामलों में, दीवानी मामला यानी कि क्रिमिनल मामले में दीवानी मामला बताता है कि सिविल मामले नहीं, सिविल मामले जिसमें विवाह तलाक संबंधी मामले होते हैं, इसे कहते हैं दीवानी या सिविल मामले। दीवानी उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी मामलों में दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। दोस्तों, अगर एक पक्ष संतुष्ट नहीं है उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय द्वारा, तो वह व्यक्ति उच्चतम न्यायालय जा सकता है। अनुच्छेद 133 के तहत, अनुच्छेद 133 यही कहता है कि उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी मामलों में दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 134, दोस्तों अनुच्छेद 134 कहता है कि फौजदारी मामलों में, दोस्तों उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी मामलों में दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। फौजदारी मामले वह होते हैं जिसमें मारपीट और अन्य प्रकार के जो मामले होते हैं, क्रिमिनल मामले, उन्हें कहते हैं फौजदारी मामले। इस मामले में उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, इसके संदर्भ में दो शर्तें भी तय की गई हैं। क्या है दो शर्तें? पहले तो इसको देखते हैं। उच्च न्यायालय द्वारा फौजदारी मामले में दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। यानी कि दोस्तों, फौजदारी मामले में जो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। अनुच्छेद 133 के तहत दीवानी मामले था जिसमें उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। अनुच्छेद 134 में फौजदारी मामला है। फौजदारी मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की जाती है। लेकिन दोस्तों, इसके संदर्भ में दो शर्तें भी तय की गई हैं। क्या है शर्तें? पहला शर्त है सत्र न्यायालय द्वारा बरी करने पर तथा अपील में उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड की सजा देने पर। दोस्तों, जैसे कि कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति हैं, एक पक्ष होता है एक विपक्ष होता है, एक पक्ष और एक विपक्ष है। इन दोनों के बीच विवाद था फौजदारी यानी क्रिमिनल मामलों में। ये दोनों गए सत्र न्यायालय। सत्र न्यायालय वह न्यायालय होता है जो जिले में होता है। सत्र न्यायालय ने पक्ष वाले के, जो मतलब पक्ष वाला था, इसके संदर्भ में फैसला दिया, मतलब इसके पक्ष में फैसला दिया, और विपक्ष वाले को या तो ये बरी कर दिया या इसे दो कर सकता है, या तो पूरी तरह से बरी कर देना या इसे मृत्यु दंड देना। बरी करना या मृत्यु दंड देना, इसको हम पहले समझते हैं बरी करना। इसे क्या किया? बरी कर दिया। पक्ष और विपक्ष, विपक्ष को क्या कर दिया? बरी कर दिया। और ये पक्ष वाला जब ये बरी कर देगा सत्र न्यायालय से, तो पक्ष वाला जाएगा उच्चतम न्यायालय। पक्ष वाला गया उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय में विपक्ष को मृत्यु दंड दे दी गई। यानी कि दोस्तों, सत्र न्यायालय में इसे पूरी तरह से बरी कर दिया, और जब यह अपील किया पक्ष वाला, ये दोनों गए फिर उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से मृत्यु दंड दे दिया। तो एक न्यायालय में बरी किए जाने पर और दूसरे न्यायालय में मृत्यु दंड दिए जाने के बाद जब इसे मृत्यु दंड मिल गया, तो यह कहाँ जाएगा? यह जाएगा उच्चतम न्यायालय। ये चला जाएगा उच्चतम न्यायालय। इसे पहला हम समझते हैं सत्र न्यायालय में। सत्र न्यायालय में दो पक्ष, पक्ष और विपक्ष। इसमें क्या किया कि बरी कर दिया, सत्र न्यायालय बरी कर दिया। जब इसको बरी कर दिया तो यह थोड़ी उच्च न्यायालय जाएगा, जो बरी होगा वो उच्च न्यायालय नहीं जाएगा, जो इसके विपक्ष वाला रहेगा वो जाएगा उच्च न्यायालय। यह गया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय में इसे मृत्यु दंड दे दिया गया। जब इसे मृत्यु दंड मिल गया तो इसे न्याय मिल गया, तो जिसे मृत्यु दंड मिला है अब वह जाएगा उच्चतम न्यायालय। तो यह प्रक्रिया थी कि
फौजदारी मामले में उच्चतम न्यायालय जा सकता है। पहला शर्त था कि एक न्यायालय द्वारा सत्र न्यायालय द्वारा बरी किए जाने पर और उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड की सजा दिए जाने पर। फिर दूसरा शर्त है इसमें, सत्र न्यायालय में विचाराधीन किसी मामले को उच्च न्यायालय द्वारा अपने पास मंगवाकर मृत्यु दंड की सजा देने पर। दोस्तों कोई मामला है जो चल रहा है सत्र न्यायालय में, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और उसमें लंबित है कि उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, तो हाई कोर्ट क्या किया, हाई कोर्ट प्रदेश के किसी भी न्यायालय से कोई भी मामला अपने पास मंगवा सकता है। तो हाई कोर्ट ने उस मामले को अपने पास मंगवाया और उस मामले में मृत्यु दंड की सजा दे दी। लेकिन सत्र न्यायालय में लंबित मामले को मंगवाकर हाई कोर्ट क्या किया, मृत्यु दंड की सजा दे दी। अब जिसे मृत्यु दंड की सजा मिलेगी वह तुरंत सजा, तो ऐसा है ना कि वो मृत्यु दंड की सजा मिली और फांसी पर लटक गया, वह फिर जाएगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सबसे बड़ा कोर्ट वहां पर है। जिसे मृत्यु दंड मिलेगी वह जाएगा सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फौजदारी मामले में दो शर्त था। दो शर्त, पहला शर्त कि सत्र न्यायालय द्वारा बरी किए जाने पर और उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड दिए जाने पर। दूसरा शर्त है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यानी कि सत्र न्यायालय में कोई मामला चल रहा था, लंबित था, और उसे हाई कोर्ट ने मंगवाकर अपने पास और मृत्यु दंड दे दिया, और जिसे मृत्यु दंड मिला वह जा सकता है उच्चतम न्यायालय। यह था अनुच्छेद 134। दोस्तों इसके बाद था अनुच्छेद 134A। इसे दोस्तों 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था और 1979 में इसे लागू किया गया था। यह क्या कहता है इसको देखते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 134 का यह कहता है कि उच्चतम न्यायालय में अपील करने हेतु उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है। दोस्तों उच्च न्यायालय में कोई सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता नहीं है, उससे पहले हाई कोर्ट जाता है। तो हाई कोर्ट से अगर मामले से कोई संतुष्ट नहीं है कि हाई कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो अपील करेगा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट से एक प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है कि जब हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र मिलेगा तभी कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो अनुच्छेद 134 का यही कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होता है। यह था अनुच्छेद 134A, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जोड़ा गया था और 1979 में लागू किया गया था। अब आता अनुच्छेद 135। दोस्तों अनुच्छेद 135 कहता है कि संघीय न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। दोस्तों जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में की गई थी। इसको हम लोग शुरू में पढ़े थे, और जब हम लोगों ने पॉलिटी को शुरू किया था ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी हम लोगों ने संघीय न्यायालय के बारे में डिस्कस किया था, जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और 1937 में इसकी स्थापना हुई थी संघीय न्यायालय की। यह दोस्तों उच्चतम न्यायालय नहीं था, क्योंकि इसके निर्णयों के विरुद्ध लंदन के प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। जिसके निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सके उसे उच्चतम न्यायालय नहीं कहते हैं, इसलिए यह उच्चतम न्यायालय नहीं था, यह संघीय न्यायालय था। दोस्तों यही न्यायालय बाद में चलकर 26 जनवरी 1950 के बाद उच्चतम न्यायालय में कन्वर्ट हो गया था। तो यही कहता है अनुच्छेद 135 की संघीय न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, यानी कि जो जो चीजें संघीय न्यायालय में अपील की जा सकती थी उसे भी उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी कि जो मामले संघीय न्यायालय सुनता था वह मामले उच्चतम न्यायालय भी सुनेगा अनुच्छेद 135 के तहत। फिर आता अनुच्छेद 136। दोस्तों उच्चतम न्यायालय में विशेष याचिका लगाई जा सकती है। दोस्तों किसी को सीधे उच्चतम न्यायालय जाना हो तो अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय में विशेष याचिका लगाई जा सकती है, यह कहता है अनुच्छेद 136। तो यहाँ पर समाप्त होता है अपीलीय अधिकारिता। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 137 क्या कहता है। अनुच्छेद 137 दोस्तों अनुच्छेद 137 कहता है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है उसका समीक्षा भी कर सकता है। अनुच्छेद 137 से कहता है कि उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा दिए गए निर्णयों की समीक्षा करता है, यानी कि कोई निर्णय गलत दे दिया कि नहीं दिया, उसकी समीक्षा करता है। अगर अपने द्वारा जो निर्णय दिया है उसको पलट भी सकता है, या 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, यानी कि दोस्तों कभी भी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए निर्णय को पलट सकता है। ऐसा कई बार किया गया है। गोलकनाथ मामले, केशवानंद भारती मामले, ऐसे कई मामले हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने द्वारा दिए गए निर्णयों को पलट दिया है। यह कहता है अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 138 दोस्तों अनुच्छेद 138 कहता है कि संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 138 से कहता है कि संसद अगर चाहे वह विधि बनाकर यानी कानून बनाकर उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता यानी कि ज्यूरिसडिक्शन में वृद्धि कर सकता है। जैसे कि मान लो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता इतना ही है कि इतना ही काम उच्चतम न्यायालय करेगा। अगर सांसद विधि बनाए तो अगर संसद विधि में कहते कि नहीं इतना कम उच्चतम न्यायालय करेगा, तो वो भी काम उच्चतम न्यायालय कर सकता है, उस पर भी निर्णय देगा। तो अनुच्छेद 138 के तहत संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय के ज्यूरिसडिक्शन यानी कि अधिकारिता में वृद्धि कर सकता है अनुच्छेद 138 के तहत। अनुच्छेद 139 दोस्तों अनुच्छेद 139 कहता है कि संसद विधि बनाकर मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी याचिका जारी करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय को दे सकती है। दोस्तों जब हम लोग मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार फंडामेंटल राइट को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें हम लोग एक अनुच्छेद देखे थे जिसका नाम था अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें दोस्तों उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन यानी कि उल्लंघन होता है तो उसे रिट जारी करने का अधिकार था, जिसमें वह 5 प्रकार के रिट को जारी कर सकती थी। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट केवल मूल यानी कि मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकती है। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 139 यह कहता है कि संसद विधि बनाकर उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों के अलावा अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की शक्ति प्रदान कर सकती है। दोस्तों अगर 5 जारी करता है, अगर उसे कहना है कि 10 रिट जारी करे कि इन मामलों में रिट जारी कर सकती है उच्चतम न्यायालय, तो इसके लिए क्या करना होगा, संसद को एक कानून बनाना होगा अनुच्छेद 139 के तहत कि उच्चतम न्यायालय आज से 5 नहीं 6, 7, 8 मतलब जितना भी कानून बनाएगी उतना रिट जारी कर सकती है। यह कहता है अनुच्छेद 139। फिर दोस्तों आता है अनुच्छेद 139 का ए, जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। क्या कहता है इसको देखते हैं। दोस्तों 139 का ये कहता है कि एक ही प्रकार का मामला 2 या 2 से अधिक न्यायालय में विचाराधीन होने पर उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा या महान्यायवादी या किसी अन्य पक्षकार के निवेदन पर मामला अपने पास मंगवा सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 139 का ए यह कहता है कि भारत के किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में 2 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में एक ही प्रकार का मामला अगर विचाराधीन यानी कि उस पर विचार किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट स्वप्रेरणा यानी कि अपने आप से या महान्यायवादी या किसी अन्य पक्षकार के माध्यम से अपील करने पर उसे अपने पास मंगवा सकता है। दोस्तों हाल ही में एक मामला था रणबीर इलाहाबादिया और समय रैना के बारे में, जिसमें
रणबीर इलाहाबादिया पर भारत के कई थानों में एफआईआर हो चुके थे। जब एफआईआर होता है तो दोस्तों मामला कोर्ट में जाता है और रणबीर इलाहाबादिया के जो वकील थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह गुजारिश की थी कि भारत के सभी मामलों को एक ही कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में मंगवा लिया जाए। रणबीर इलाहाबादिया कहाँ-कहाँ पर जाएँगे सुनवाई करने के लिए, उससे अच्छा है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में मंगवा लिया जाए। तो ये मामला वहीं से संबंधित था। तो दोस्तों भारत के किसी भी कोर्ट यानी कि 2 या 2 से अधिक न्यायालय में कोई भी मामला अगर विचाराधीन है तो सुप्रीम कोर्ट स्वप्रेरणा यानी अपने आप से या महान्यायवादी या किसी अन्य पक्षकार के निवेदन पर मामला अपने पास मंगवा सकते हैं। इसमें एक बात और कहा गया कि किसी उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। दोस्तों अनुच्छेद 139 ए के तहत यह भी कहा गया था कि अगर किसी उच्च न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन है तो दूसरे भी उच्च न्यायालय में भेज सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोई मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में को लगता है कि नहीं, इलाहाबाद में यह मामला डिस्टर्ब हो सकता है हाई कोर्ट में और सही से निर्णय नहीं आ सकता, तो वह मामला किसी दूसरे कोर्ट में भी स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफर कर सकता है अनुच्छेद 139 ए के तहत। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। फिर आता दोस्तों अनुच्छेद 140। उच्चतम न्यायालय को संसद ऐसी शक्तियां प्रदान करती है जो उसकी अधिकारिता का प्रयोग करने में प्रभावी बनाती है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सी शक्तियां हैं, क्षेत्राधिकार हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जेल भेजना हो तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया कि हाँ इस व्यक्ति इतनी सजा होगी, इतना जेल गया जाएगा। मान लीजिए 5 साल का जेल हो गया तो जेल ले जाएगा कौन? सुप्रीम कोर्ट के पास पुलिस थोड़ी है, पुलिस तो राज्य सरकार के पास होती है। अगर राज्य सरकार कह दे कि हम नहीं इसको नहीं ले जाएंगे, हम पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देंगे, हम अपने जेल में नहीं रखें, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट करेगी काम? तो दोस्तों यही बात अनुच्छेद 140 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के को अपनी अधिकारिता को प्रभावी करने के लिए क्या करना चाहिए? उसकी उसको संसद इस शक्तियां प्रदान करेगा कि अपनी अधिकारिता का प्रयोग कर सके। यानी कि दोस्तों संसद सुप्रीम कोर्ट को ऐसी शक्तियां देगा जिससे वह अपनी अधिकारिता को प्रभावी तरीके से प्रयोग कर सके। तो क्या होगा? पुलिस को उसे व्यक्ति को जेल भेजना होगा या जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा उसे मानना होगा। अगर कोई नहीं मानेगा तो उसके पास वह सारी शक्तियां संसद देगा कि उस व्यक्ति से जबरदस्ती मनवाया जा सके। 141 अनुच्छेद 141 दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होंगी। दोस्तों अनुच्छेद 141 कहता है कि उच्चतम न्यायालय अगर कोई विधि यानी कोई कानून घोषित कर दे तो भारत के सभी न्यायालयों पर को मानना बाध्य होगा। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई बात कह दे किसी भी न्यायालय को कि नहीं आप ऐसा करिए तो क्या होगा? सभी न्यायालयों को करना होगा। यह बाध्यकारी है। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। थोड़ा सा और बचा है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर इस क्लास को समाप्त करते हैं और समाप्त हो जाएगा वहीं पर सुप्रीम कोर्ट। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं संविधान पीठ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और अभिलेखीय न्यायालय क्या होता है, यानी कि कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड क्या होता है। दोस्तों संविधान पीठ का उल्लेख अनुच्छेद 145 में किया गया कि संविधान पीठ होता क्या है। दोस्तों इसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। दोस्तों अनुच्छेद 145 के अनुसार संविधान पीठ में कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं। अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी तक सबसे ज्यादा न्यायाधीश 13 न्यायाधीशों की संविधान पीठ बनी है जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बनी। दूसरा इसका गठन मुख्य न्यायाधीश करता है। तो अगर पूछ ले कि संविधान पीठ का गठन कौन करता है तो वह व्यक्ति होंगे मुख्य न्यायाधीश। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश इसके सदस्य हों, कि इस पीठ में मुख्य न्यायाधीश भी हों, ऐसा जरूरी नहीं है।
मुख्य न्यायाधीश संविधान पीठ में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, वह उनके मर्जी पर डिपेंड करता है। लेकिन दोस्तों यह मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं। संविधान पीठ बहुमत से निर्णय देती है। दोस्तों ये संविधान पीठ बनती है, बहुमत से निर्णय देती है। दोस्तों मानिए 5 लोगों का है संविधान पीठ, तो 3 लोग पक्ष में, 2 लोग विपक्ष में, तो बहुमत हो गया। यानी कि बहुमत यानी कि आधे से एक अधिक लोग का बहुमत होना चाहिए। अगर पक्ष में है बहुमत तो निर्णय पक्ष में आएगा, विपक्ष में तो निर्णय विपक्ष में आएगा। यह होता है संविधान पीठ, जिसमें कम से कम 5 सदस्य होते हैं, अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। फिर दोस्तों अभिलेखी न्यायालय। अभिलेखी न्यायालय का मतलब दोस्तों कोर्ट ऑफ द रिकॉर्ड, यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जो भी निर्णय देता है उसका एक लिखित रिकॉर्ड होता है कि इस मामले में इतना निर्णय, इस निर्णय को दिया था, इस मामले में इस निर्णय को दिया था। इसका प्रयोग क्या होता है दोस्तों कि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मर्डर के लिए 5 साल का सजा दिया, कि हत्या कर देंगे 5 साल की सजा दिया, तो कोई हाई कोर्ट उसको उसी टाइप का हत्या करने के लिए 10 साल की सजा दे रहा है, तो उसका वकील कह सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में, सेम निर्णय में इतना 5 साल का सजा दिया था, आप 10 साल का क्यों दे सकते हैं। तो इसलिए प्रयोग किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है उसको रिकॉर्ड के रूप में रखा जाता है और उसका रेफरेंस यानी संदर्भ के रूप में प्रयोग किया जाता है या नजीर वह बन जाता है। तो दोस्तों इसका उल्लेख अनुच्छेद 129 में किया गया है अभिलेखी न्यायालय का। इसके निर्णयों का रिकॉर्ड, अभिलेखी न्यायालय का मतलब होता है कि इसके निर्णयों का रिकॉर्ड रखा जाता है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों के लिए नजीर, संदर्भ या रेफरेंस के रूप में होते हैं। यानी कि दोस्तों जो उच्चतम न्यायालय निर्णय देता है यह सभी न्यायालयों के लिए एक नजीर होता है कि आप इस मामले में ऐसा निर्णय दे सकते हैं जैसा उच्चतम न्यायालय दिया है। उच्चतम न्यायालय को न्याय का अवमानना है दंड देने का अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 129 में न्याय का अवमानना का भी उल्लेख है कि दोस्तों अगर न्यायालय ने कोई फैसला दिया तो आप नहीं मान रहे उसके फैसले को, अगर न्यायालय ने फैसला दिया और आप उसके फैसले को नहीं मान रहे हैं तो क्या हुआ, न्याय का अवमानना हो गया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर गलत टिप्पणी कर दिए तो भी न्याय का अवमानना हो जाएगा, या किसी जज के ऊपर आप गलत टिप्पणी करें सुप्रीम कोर्ट के तो भी न्याय को मानना हो जाएगा। इसलिए कोई सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करता है और जो फैसला देता है सबको मानना होता है। आप बस रिव्यू पिटीशन डाल सकते हैं कि आप इस निर्णय को का समीक्षा कीजिए, आप उसके निर्णय को मानने से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप मान रहे हैं तो उसको आपको तो सुप्रीम कोर्ट को न्याय को मानना के लिए दंड देने का अधिकार है। इस संदर्भ में न्याय को मानना अधिनियम 1971 बनाया गया, यानी कि किस प्रकार से एक दंड देगा सुप्रीम कोर्ट, इसलिए न्याय को मानना 1971 बनाया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है सुप्रीम कोर्ट। 5 पार्ट में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को डिस्कस कर लिया एकदम अच्छे से और एकदम हर चीज को डिस्कस किया है। यहाँ पर दोस्तों कुछ चीज थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का सलाह, तो दोस्तों हम लोग राष्ट्रपति टॉपिक में सबको डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।